हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उप सहसंयोजक बंध के बारे में बताऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान, एनसीईआरटी बुक से चौथा चैप्टर है और आज इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 6 है। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को सहसंयोजक बंध के बारे में बताया हुआ है कि कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे बनता है। उसके पहले वाली वीडियो में आयनिक बंध के बारे में बताया हुआ हूं और आज बारी है उप सहसंयोजन बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, देखो आप। उप सहसंयोजन बंध की परिभाषा देखो आप। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला ऐसा बंध जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा दिए गए हों, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो यह भी साझेदारी ही है जिस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, लेकिन साझेदारी विशेष है। कैसे कि साझेदारी के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम द्वारा डोनेट किए जाएंगे। तो ऐसे बंध को हम उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। और उप सहसंयोजक बंध के बारे में ही कुछ और लिखे हैं हम। यहाँ एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अथवा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। इस बंध को दाता से ग्राही की तरफ तीर द्वारा दर्शाते हैं। दाता और तीर लगाया ग्राही की तरफ, तो इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल बताऊंगा आप लोगों को और एग्जाम्पल देख लो आप किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे हम, जैसे CO में, और CO को आप लोग जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन और ऑक्सीजन दो परमाणु हैं, तो CO एक अणु है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, आप चाहो तो यहाँ लिख लो। कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड व्यवस्था क्या होती है यहाँ दर्शा रहा हूँ। अब देखो, कार्बन की संयोजी कक्षा जिसको सबसे बाहरी कक्षा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और ऑक्सीजन की संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को हम दिखाएंगे ब्लैक डॉट से। देखो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचे रहते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दर्शा दे रहे हैं। देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन भी कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की तो साझेदारी यह भी करेगा और यह सहसंयोजक बंध बनेगा। बाकी 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और इसके ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन अब बचेंगे। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आप गिन लो कितने हैं, 2 4 और 2 6, और कार्बन के 2 और 2 4। तो ये संयोजी कोश की व्यवस्था होती है। अब यहाँ इस बॉन्ड को हम लोग दर्शाएंगे कैसे, देखो इस अणु को कैसे दर्शाएंगे इस बॉन्ड द्वारा। देखो कार्बन, इसके बाद यहाँ से हमने डबल बॉन्ड दर्शा दिया ऑक्सीजन, और एक ऐसा बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट है दाता से ग्राही की तरफ तीर द्वारा दर्शा दिया गया। यह दाता परमाणु हुआ, यह ग्राही। यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है क्योंकि इसी ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कराया हुआ है कार्बन के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हो गया और कार्बन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और इस बंध को इस तरह से दर्शाते हैं, दाता से ग्राही की तरफ तीर द्वारा हम दर्शाते हैं। एक उदाहरण और बताऊंगा, यह एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। दूसरा उदाहरण दिखा दे रहा हूं, देखो यह दूसरा एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं H2SO4 अणु को। H2SO4 अणु में बंध व्यवस्था क्या होती है यह दर्शा दे रहे हैं। यहाँ सल्फर केंद्रीय परमाणु है और आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि केंद्रीय परमाणु वही होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। यहाँ देखो कौन कौन से परमाणु है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो हाइड्रोजन और हैलोजन हमेशा किनारे पे रहते हैं, टर्मिनल पे।
बाकी दोनों में हमको देखना है, ये तो टर्मिनल पे ही होगा, सेंटर में नहीं जा सकता। सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, दोनों एक ही वर्ग में स्थित हैं। सल्फर नीचे है, उससे अधिक ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है, तो सल्फर केंद्र में होता है और इससे ऑक्सीजन के एटम बंधे होते हैं। देखो इस तरह से, अब देखो एक एक ऑक्सीजन से एक एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड होता है, तभी यह डाई बेसिक एसिड होता है H2SO4, द्विक्षारकीय अम्ल होता है, 2 हाइड्रोजन आयन देता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अब देखो 2 और ऑक्सीजन परमाणु हैं जो सल्फर के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखा रहा हूँ, देखो आप, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही वर्ग में स्थित हैं, वर्ग संख्या 16 में, और दोनों के ही वाय कोश में, जिसको संयोजी कक्षा कहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर के वाय कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, क्योंकि संयोजी कक्षा से ही बॉन्डिंग होती है, बाकी अंदर वाली कक्षाओं से मतलब नहीं होता है। और हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हम दर्शा दे रहे हैं, देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा दिए ये रेड डॉट से, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिए यहाँ ब्लैक डॉट से। ठीक है, अब देखो इसी तरह इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी हम यहाँ रेड डॉट से दर्शा दे रहे हैं, और ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन ब्लैक से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यह ऑक्सीजन जिस तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, तो इस सल्फर के साथ भी यह इसी तरह का सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यह वाला ऑक्सीजन भी सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब देखो सल्फर के इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शा दे रहे हैं रेड डॉट से। देखो यह सल्फर 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, एक ऑक्सीजन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से, बाकी इसके ऊपर कुल अभी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। सल्फर ने एक अपना इधर शेयर किया, दूसरा इधर, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों में से यह 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों ऑक्सीजन अपने कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते। तो इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लैक डॉट से दिखा दे रहे हैं। देखो ठीक है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो गए अपने, इस ऑक्सीजन के भी अपने इलेक्ट्रॉन 6, बाकी सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन आपको रेड डॉट से दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, लेकिन यहाँ कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, उप सहसंयोजक बंध बन रहा है, क्योंकि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं इधर भी सल्फर ने शेयर किए हुए हैं और इधर भी शेयर किए हुए हैं। तो अगर इसकी संरचना को दिखाया जाए तो किस तरह से दिखाएं? केंद्रीय परमाणु हो गया सल्फर, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और एरो से दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से H2SO4 की संरचना दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बॉन्ड को अब पूरी तरह से सीख गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आप सीख लिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसको सीख लिए हम। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के बॉन्ड हम पढ़ा चुके हैं, और तीनों में एक छोटा सा कंपैरिजन करा देते हैं इस चैप्टर में। पहला जो बॉन्ड पढ़ाया हमने विद्युत संयोजी बंध या वैद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी आबंध, इसी को आयनिक बंध भी कहते हैं ना। दूसरा बताया सहसंयोजक आबंध, और तीसरा पढ़ाया अभी अभी आपको उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक आबंध। तो 3 तरह की बॉन्डिंग हो गई। विद्युत संयोजी आबंध को आयनिक बंध भी कहते हैं। अब आप देखो विद्युत संयोजी आबंध बनता कैसे है? तो यहां इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, ठीक है। सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी
और यहाँ साझेदारी जो होगी वह बराबर की साझेदारी है सहसंयोजक बंध में, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक सहसंयोजक बंध बना है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को चाहो, देखो ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक हाइड्रोजन को शेयर किया हुआ है, बाकी इसके ऊपर दो दो डॉट्स बच रहे हैं, तो वो डॉट्स भी आप दिखा सकते हो। ये छूट गए थे, नहीं भी दिखाए तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी यहाँ भी हो रही है, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर साझा कर रहे हैं, लेकिन उपसहसंयोजक बंध में भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही होनी है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, लेकिन ये साझेदारी कैसी है? विशेष साझेदारी है। और इस साझेदारी में हो क्या रहा है? साझेदारी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, कोई एक ही एटम डोनेट कर रहा है, कोई एक एटम दे रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3 तरह के आबंध देख लिए और तीनों तरह के आबंध में एक जगह हमने आपको दिखा भी दिया, तुलनात्मक अध्ययन। अब मैं आप लोगों को उपसहसंयोजक यौगिक जो बनते हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं या उनके गुण कैसे होते हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे ले लो आप स्क्रीनशॉट। उपसहसंयोजी यौगिकों की विशेषताएं या लक्षण या गुण भी इसी को कहेंगे। तो देखो क्या क्या विशेषताएं हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण विद्युत संयोजी तथा सहसंयोजी यौगिकों के मध्य के होते हैं, जो निम्नवत हैं। तो उपसहसंयोजन यौगिकों के गुण जो हैं, जितने गुण विद्युत संयोजी यौगिक रखते हैं और सहसंयोजी यौगिक रखते हैं, उन्हीं के मध्य के होते हैं। क्या क्या गुण हैं देखो आप। पहला पॉइंट है, इनके क्वथनांक व गलनांक आयनिक यौगिकों से कम तथा सहसंयोजी यौगिकों से अधिक होते हैं। जब हमने आप लोगों को सहसंयोजी यौगिकों का गुण पढ़ाया था तो यह बताया था कि सहसंयोजी यौगिकों के क्वथनांक गलनांक विद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों के बहुत अधिक होते हैं। और अपवाद भी हैं, तो अपवादों को ध्यान में न रखते हुए मुख्य बातों को देखना है। तो इनके क्वथनांक और गलनांक दोनों के मध्य के हैं, जो आयनिक यौगिक हैं और जो कोवैलेंट यौगिक हैं, दोनों के मध्य के हैं इनके क्वथनांक गलनांक। दूसरा पॉइंट देखो, सहसंयोजी यौगिकों की तरह ये भी ध्रुवीय विलायकों में अविलेय, यहाँ में लिख लेना है ध्रुवीय विलायकों में अविलेय, जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तो जिस तरह से सहसंयोजी यौगिकों का गुण है कि सहसंयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होंगे, जबकि अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं। तो ये भी कार्बनिक विलायकों में ही विलय होंगे, बाकी ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में विलय नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट देखो, सहसंयोजी यौगिकों की तरह ये भी गलित अवस्था अथवा विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तो जिस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड्स जो हैं विलयन में आयनित नहीं होंगे या अगर गलित अवस्था में होंगे तो भी आयनित नहीं होंगे, तो यही गुण कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का भी है कि यह भी गलित अवस्था में या विलयन में आयनित नहीं होंगे। चौथा पॉइंट है, विलयन में इनकी विद्युत चालकता बहुत अल्प होती है। तो यहाँ पे विद्युत चालकता आयनिक यौगिकों के और सहसंयोजी यौगिकों के मध्य की होती है, यानी अल्प चालकता पाई जाती है। पांचवा पॉइंट है, सहसंयोजक बंध की तरह उप सहसंयोजक बंध भी दिशात्मक अथवा डायरेक्शनल होता है। तो यह तो बहुत मुख्य पॉइंट है कि कोवैलेंट बॉन्ड से जो यौगिक बने हैं वो दिशात्मक गुण रखते हैं, त्रिविम में उनकी विशेष ज्यामिति होती है। उसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने यौगिक भी डायरेक्शनल अथवा दिशात्मक होंगे, ठीक है। इसीलिए उप सहसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति आकृतियां निश्चित होती हैं। तो ये रहे उप सहसंयोजी यौगिकों के विशेष लक्षण अथवा गुण। मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग। यह टॉपिक यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।